Good morning, students. Already we have completed the bond parameters, that is bond order, bond angle, bond length. That what we have discussed in the last lecture. Today we are starting with the particular new topic, that is polarity of bond. Polarity, what is mean by polar? When we talked about the cation and anion, we will talk about the charges. Okay, so when we talk about the ionic, mostly any compound are polar in nature that are dissolved in water. So the particular topic in which we have to learn about it is polarity of bond. बॉन्ड कितना पोलर है और नॉन पोलर है उसके बारे में अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड. तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दे आर गोइंग टू फॉर्म ईदर आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड. तो हम अगर आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो दोनों में से ईदर कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड आर नॉट कम्प्लीटली ईदर आयनिक और कोवेलेंट. उसमें कहीं ना कहीं सम बॉन्ड कोवेलेंट आर हैविंग द पार्शियल नेचर ऑफ आयनिक कैरेक्टर एंड आयनिक कंपाउंड आर हैविंग द पार्शियल कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर. तो उसके लिए जो पढ़ना है द पर्टिकुलर टर्म दैट इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट इज मोस्टली देयर फॉर द आयनिक कंपाउंड्स. अगर आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन. सो डाइपोल मूवमेंट इज रिलेटेड विद दिस अ क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू सेपरेट आउट द नेगेटिव आयन फ्रॉम द पॉजिटिव आयन. जो भी चार्ज है उसको सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द कंपाउंड व्हाट एवर द मेजरमेंट इज यूज्ड दैट इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट. जब अगर डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं तो इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ पोलैरिटी. कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड की जो डिग्री ऑफ पोलैरिटी है वो कितना पोलर है, नेचर में कितना पोलर है और नॉन पोलर, उसका मेजरमेंट अगर करते हैं तो वो कौन सी पर्टिकुलर टर्म से होगा, डाइपोल मूवमेंट से. सो डाइपोल मूवमेंट इज नथिंग बट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मेजरमेंट और मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द कंपाउंड दैट इज ईदर में बी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर फॉर्मूला मुझे मिलेगा तो डाइपोल मूवमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D that is equal to Q into R. Q is nothing but that is the value of the charge in the compound that may be positive or negative and R is known as distance between the negative and positive charge. तो इसे बोलेंगे हम डाइपोल मूवमेंट. तो डाइपोल मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो इट इज यूज्ड इन द particular used to find out that how much amount of the particular compound is polar. कितना पोलर है. अगर बात करते हैं कि जो भी डाइपोल मूवमेंट अगर जीरो हो जाता है तो वो नेचर में होगा पोलर. तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलैरिटी है व्हेन वी टॉक्ड अबाउट. सो दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. डेट मीन्स कि उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वी कैन फाइंड आउट. सो व्हाट इज द पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स कि जो भी पर्टिकुलर डाइपोल मूवमेंट है दैट इज डिनोटेड बाय दिस एरो क्रॉस एंड हेड एरो इसे बोलेंगे. तो ये जो पर्टिकुलर क्रॉस एरो है वो बताता है कि पर्टिकुलर पॉइंटिंग टवर्ड्स एरो है जहाँ पे ये इंडिकेट करेगा दैट इज मूविंग टवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एटम और चार्ज मैं बोल सकती हूँ. HCl अगर ले रहे हैं या तो HF. सो हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन फ्लोरीन. तो उसमें अगर डाइपोल मूवमेंट दिखाना है तो मैं ऐसे दिखाऊंगी कि हाइड्रोजन इज मोर अट्रैक्टिव टवर्ड्स फ्लोरीन. तो यहाँ पे जो बॉन्ड है तो यहाँ पे ये इन बिटवीन बॉन्ड है और इसका एरो यहाँ पे डेफिनेटली इंडिकेट करेगा कि हाइड्रोजन में भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मूविंग टवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव. तो डाइपोल मूवमेंट की अगर बात करते हैं इट इज एक्सप्रेस बाय द यूनिट डीबाई कांस्टेंट 1 dBi दैट इज इक्वल टू 3.33 into 10⁻30 सेंटीमीटर. अब बात करते हैं कि अगर सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है, सेम है, देन द मॉलिक्यूल हैव द नीट डाइपोल मूवमेंट. बट अगर मैं बात कर रही हूँ कि इफ द बॉन्ड्स विच आर नॉट आइडेंटिकल देन वी कैन सी दैट डाइपोल मूवमेंट व्हेन वी टॉक्ड अबाउट दैट इज नॉट हैविंग द सेम वैल्यू. नीट वैल्यू अगर आती है, अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे हम बात करेंगे NH3 और NF3. NH3 अमोनिया है और NF3 है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड. तो NH3 और NF3 में NH3 का जो डाइपोल मूवमेंट है व्हेन वी टॉक्ड अबाउट इट इज 4.9 into 10⁻30 सेंटीमीटर और NF3 में बात करते हैं दैट इज समवॉट
lesser, that is 0.8 into 10 raised to minus 30 सेंटीमीटर. डेट मीन्स जो NH3 है उसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है NH3 से. उसका रीज़न है F इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H. नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन NF3. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बात करते हैं, नाइट्रोजन दैट मीन्स एक में नाइट्रोजन इज देयर. यहाँ पे अगर डाइपोल मोमेंट होगी तो ऐसे होगी. और NF3 में विल टॉक अबाउट, तो NF3 में क्या होगा, N is moving towards F because F is more electronegative. So that is about the dipole moment. Dipole moment क्या बताता है, it gives us the idea of the measurement of the degree of polarity, कितना पोलर है नीचे में, and it is defined as the particular magnitude of the charge, product of magnitude of charge. It is symbolized by Q, and it is there multiplied with the distance of that positive and negative charge. So that is about the dipole moment. Now the very most important rule we have to learn about it is Fazan's rule. Fazan's rule खाली हमें लिखना ही है. तो Fazan's rule क्या है, अभी हमने बात की कि कोई भी कंपाउंड ले लो वो 100% ना तो आयनिक होगा ना तो कोवेलेंट होगा. डेट मीन्स अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, इफ कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव सम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, तो हम बोल सकते हैं कि वॉट एवर द पर्टिकुलर बॉन्ड विच इज़ गोइंग टू बी फॉर्म्ड दैट इज नोन एज Fazan's terms. The partial covalent character of that ionic bond, it is going to be explained by Fazan's rule, or Fazan's rule में it is going to be there. We can say that favored by size of the cation and anion, in which we are just talking about the small size of cation. Then it is also depend on the high charge on cation and anion. Then about the cation which is having 18 electron cell and large size of anion. That means it is depend on the size of the charge ion, small size of cation and large size of anion, as well as it is depend on the high charge of cation and anion, and lastly it is depend on the 18 electron cell. So that is about the Fazan's rule. Children, that is about the particular terms which we have learned about the dipole moment as well as Fazan's rule. Now we have to learn about the new term resonance. Resonance was the particular term which was introduced by Hinsberg. Hinsberg ने uncertainty principle दिया था. उसी तरह है that phenomenon, that means resonance, was explained or introduced by or forwarded by Hinsberg. And according to this concept, when we talked about the Lewis structure, तो Lewis structure में भी हम बात करते हैं तो हम Lewis structure is depend on what? Lewis structure is depend on the number of the particular outermost cell electrons और valence electron. फिर भी हम अगर बात करते हैं तो हम Lewis structures को लेके नहीं बोल सकते हैं कि that are going to be gives us idea about the whole property of the compound. अगर नाइट्रोजन का Lewis स्ट्रक्चर दिया है तो हम पूरे NF3 की प्रॉपर्टी बता सकते हैं नहीं. सो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द such of the structures which are having some or two, that means more than two type of structures by just exchanging the bonds, तो उसे बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर. तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के लिए हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स फॉलो करेंगे. सबसे पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स किसे बोलेंगे. सो एक्चुअल स्ट्रक्चर इज दे गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय टू और मोर स्ट्रक्चर्स. एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है उसको दैट इज डिपेंड ऑन टू और मोर स्ट्रक्चर्स. अगर क्लास है तो डिविजन्स होते हैं, ओवरऑल वो 11th क्लास ही कहलाएगा. ठीक है, उसी तरह कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर मिल रहे हैं. जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर मिलेंगे उतना रेजोनेंस बढ़ेगा और उतनी स्टेबिलिटी कंपाउंड की बढ़ेगी. दैट इज अबाउट द रेजोनेंस टेबल. सो वी लर्न ब्रीफ अबाउट द रेजोनेंस. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द डाइपोल मोमेंट. यू कैन जस्ट राइट डाइपोल मोमेंट. अगर पूछा जाता है तो हमें लिखना है इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड and it is nothing but it is a measurement of the degree of the polarity, and it is defined as the product of the magnitude of the charge and the particular distance between the positive and negative charge. It is we can say that expressed by capital
D and it is having the unit Debye constant. 1 dBi is equal to 3.33 into 10 raised to minus 30 centimeter. That's what we have learned. So that is about what dipole moment. Now we learn about the resonance structure. अब बात करते हैं रेजोनेंस की. तो यहाँ पे रेजोनेंस जो है it was introduced or we can say that forward by Niels Bohr. एक सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर है जो नहीं बता पाता है इसके बारे में. It does not explain about the properties like position of the nuclear atom or it does not say about the bonding as well as non-bonding pair of electrons. तो ये कौन एक्सप्लेन करेगा? दैट वाज एक्सप्लेन बाय द रेजोनेटिंग और कॉनोनिकल स्ट्रक्चर्स. नाउ व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग द रेजोनेटिंग और कैनोनिकल फॉर्म्स? तो जब भी हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, O3 ओजोन मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे. O3 ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं जिसमें ईच ऑक्सीजन एटम हैज जो भी कॉनिकल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उसके जो भी कितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं, हर एक में हर एक ऑक्सीजन की एटम की पोजीशन सेम होनी चाहिए जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं. तो बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी चेंज, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी चेंज. अगर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, डेट मीन्स की O3 मॉलिक्यूल के 3 स्ट्रक्चर है, पहला दूसरा तीसरा, तीन स्ट्रक्चर में तीन ऑक्सीजन एटम इज हैविंग द सेम पोजीशन, ऑक्सीजन 1, 2 and 3. बट यू whatever the number of electrons, all the electrons are going to change in each of the contributing structures. दूसरा when we talked about the unpaired electron, so here an unpaired electron, number of unpaired electrons are also going to be same in all the contributing structure. ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का पहला मॉलिक्यूल उसमें 4 लिखो, ऑक्सीजन के दूसरे जो भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसमें पहले वाले ऑक्सीजन पे आप 2 इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लिखो. इट इज हैविंग द सेम एग्जैक्ट पोजीशन, दैट मीन्स नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स it remains same in all the contributing structures. Then last is the energy of all the contributing structure is nearly somewhat same. अब बात करते हैं ओजोन मॉलिक्यूल की. तो आपको पता चलेगा कि हाउ वी आर राइटिंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर. सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज देयर, वी कैन से दैट डिनोटेड बाय डबली हेडेड एरो. दोनों साइड एरो होंगे जो बताएंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में. दैट मीन्स both of the structures are somewhat similar, but only the change is there is a change in the position of the electrons. Otherwise the number of atoms remains same with number of same number of pair of electrons. So let us see the example of resonating structures. Now O3 ओजोन मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ. सो यहाँ पे अगर मैं पहला स्ट्रक्चर if I'm talking about it is oxygen 1, 2 and 3. So what happened that oxygen 1 is having 1 lone pair of electron, oxygen 2 is having 4 lone pair of electron and oxygen 3 is having 3 lone pair of electron. Now what happened over here, we are changing the number of electrons. That means the electron pair is going to be, which is bonded, is going to be transferred, or you can change the position from the oxygen 1 to 2 to 1 to 3. So what exactly I am getting over here? 1, 2 and 3. Now children see that here you can see the change. यहाँ पे अगर आप देखो पहले ऑक्सीजन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये स्टेबल है. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है. अब क्या होगा यहाँ पे अगर काउंट करें तो वी आर जस्ट हैविंग द नोटेशन ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑक्सीजन 1 यहाँ पे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. अब बात करते हैं ऑक्सीजन 2 की. तो यहाँ पे 2 है तो और दूसरे कितने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए. एंड यहाँ पे हम चेंज दैट मीन्स यू कैन सी दैट the number of position of the atom is remain same, but there is a change in the position of the bond, paired bond. They are going to change the position as well as number of lone pair of electrons, unpaired electrons are also remain same. So contributing structure of कैसे लिखोगे? That both of the bonds are going to be, we can say that they are going to be
exchange their position. Electrons are going to exchange their position. So experimentally भी ये प्रूव हुआ है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगी उतनी वो पर्टिकुलर कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. तो स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड इज डिपेंड ऑन व्हाट. सो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल दे आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल. पहला स्टेबिलिटी की बात करते हैं. तो सेकेंड कैनोनिकल फॉर्म इन विच they have more number of covalent bond, they are more stable. Third, जो भी canonical form है in which the negative charge on electronegative atom and positive charge on the electropositive or less electronegative atom, that is more stable. So that is about the resonance hybrid, stability of the resonance hybrid. कि कौन सा ऐसा रेजोनेंस पर्टिकुलर कंपाउंड है जो रेजोनेंस स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड होगा. तो हम लिखेंगे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है दे आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल. सेकेंडली वी आर जस्ट टॉकिंग ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म इन विच दे आर हैविंग द मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वो मोर स्टेबल होंगे. और लास्टली कैनोनिकल फॉर्म इन विच द नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड positive charge on the electropositive or less electronegative atom, they are more stable. Now what is resonance energy? So when we talk about the resonance energy, it is there associated with, when we talked about, it is associated with the contributing structure. So more number of contributing structures gives us the more resonance energy. So that is all about today. In the next particular lecture we are starting with VSEPR theory. Thank you and have a nice day. Children, we are just having a look on that is remaining about the Lewis structure for the different molecules. वो एक बाकी है that we are discussing in the next lecture, and then we are starting with VSEPR theory. Thank you and have a nice day.